दोस्तों आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का, जो कि आपका मॉडल प्रश्न पत्र से 2 दिया गया है ना, जो कि आप लोग का एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 25 से 30% जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्ट मॉडल पेपर से उठा के दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? पहला नंबर आपका प्रश्न बोला है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल द्वारा बना प्रतिबिंब होता है दोस्तों, तो वह होता है हमेशा क्या होता है? तो वह होता है सीधा, बराबर, आभासी। तो ये क्या होता है? इनमें से सभी सीधा, बराबर, आभासी तीनों। ठीक है, अगला क्या है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होती है दोस्तों, वह होती है आपका ऋणात्मक। ठीक है, अगला क्या है? उस दर्पण का नाम बताएं जो बीम का सीधा तथा अ, आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो उसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा आपका अवतल दर्पण का। ठीक है, अगला क्या है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा पदार्थ उपयुक्त नहीं किया जा सकता है दोस्तों? तो यह होता है आपका मिट्टी। ठीक है, अगला क्या है? 5 नंबर प्रश्न बोला है, संगन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। तो किसके द्वारा मुड़ जाती है दोस्तों? अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक है, अगला क्या है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? तो मानव नेत्र में आपका दोस्तों उत्तल लेंस लगा रहता है। अगला क्या है? 7 नंबर प्रश्न, सामान्य दृष्टि के वैसे के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, लगभग कितना होती है दोस्तों? तो यह होती है आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले क्या है? जरा दूरदृष्टि को किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है? तो यह किया जाता है बायोफोकसीय लेंस से। ठीक है, तो 8 का C नंबर करेक्ट आंसर। अगला क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, यह होता है आपका कूलोम। ठीक है, अगला क्या है? 10 नंबर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो यंत्र कहते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, अगला क्या है आपका? 1 न्यूटन विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो 1 न्यूटन विद्युत ऊर्जा का मान होता है तब दोस्तों 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 10 जूल होता है। अगला क्या है? किस विद्युत धारावाहिक सीधे लंबी प्रणाली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? तो यह होती है आपका सीधे बिंदु पर समान होती है। क्या होती है? सीधे बिंदु पर समान होती है। अगला क्या बोला? 13 नंबर में आपका अभिक्रिया Fe+CuSO4 से FeSO4+Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? तो यह आपका विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, अगला क्या बोला है? 14 नंबर प्रश्न आपका बोला है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, अगला क्या है? कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो आपका कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो वह होता है आपका आम्ल। ठीक है, तो 15 का A नंबर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्या बोला है। 16 नंबर आपका बोला है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, यह होता है NaHCO3 होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है? अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है दोस्तों, यह 7 से कम होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जस्ता का मिश्र धातु को आप लोग कहते हैं पीतल। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न क्या बोला है, कौन सी मूल्यवान धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो आपका जो हो जाएगा सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगला देखते हैं 20 नंबर प्रश्न क्या बोला है आपका एल्केन का समान सूत्र है। तो एल्केन का जो समान सूत्र होता है दोस्तों, यह होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, तो आपका 20 का C नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 21 नंबर प्रश्न दोस्तों, एल्डिहाइड का पर्यात्मक समूह है। तो एल्डिहाइड का जो पर्यात्मक समूह होता है दोस्तों, यह होता है आपका -CH O होता है। तो आपका B नंबर जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्या बोला है, सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें से सभी, CO2 तथा जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, जो कि आपका 23 नंबर प्रश्न है क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन परजीवी है? तो कौन परजीवी है दोस्तों? तो यह है प्लाज्मोडियम। ठीक है, अगला क्या है? पित्त रस का स्राव होता है। तो पित्त रस का स्राव कहाँ होता है दोस्तों? यह होता है यकृत द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्या है? कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? तो कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है दोस्तों? तो यह हो जाएगा इसका आंसर साइटोकाइनिन है ना, जो कि आपका कोशिका विभाजन में सहायक है। ठीक है, अगला क्या है? घेघा रोग पनपता है। तो किसके कारण घेघा रोग पनपता है दोस्तों? तो यह पनपता है आपका आयोडीन की कमी से, है ना।
अगला क्या है 27 नंबर प्रश्न आपका, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन आपका कहाँ होता है दोस्तों, तो यह होता है आपका ईस्ट में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 28 नंबर प्रश्न क्या बोला है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो पूर्ण जो विकसित अंडाशय कहलाता है दोस्तों, यह कहलाता है आपका फल कहलाता है ना। आपका 28 का जो हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर। आप देखते हैं 29 नंबर प्रश्न क्या बोला है, मेडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, तो मेडल अपने प्रयोग के लिए आपका मटर के पौधे को चुना, ठीक है। अगला क्या है, निम्न में कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है, तो कौन है दोस्तों, वो है खेत, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, जो कि 31 नंबर प्रश्न है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए, वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ठीक है। तो ये रहा आपका खींचा गया है, क्या खींचा गया है दोस्तों, यह खींचा गया है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब एक स्वच्छ किरण आरेख खींचा गया है, ठीक है, जो कि आपका वक्रता केंद्र पर स्थित है ना। अगला देखते हैं हम लोग 32 नंबर प्रश्न क्या बोला है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है, ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, है ना। क्या बोला है क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष क्या है, तो वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई वस्तु निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है ना, स्पष्ट रूप से निकट की वस्तु को सिर्फ देख सकता है, परंतु दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, इसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अद्वितीय होना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, इसका संशोधन कैसे किया जा सकता है दोस्तों, तो इसका इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मे का उपयोग किया जाता है, क्या अवतल लेंस का चश्मे का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न क्या बोला, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलन करना दोस्तों इसलिए आवश्यक है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादकों क्या विकारकों एवं उत्पादकों के द्रव्यमान समान होते हैं, इसलिए विकारकों एवं उत्पादकों के द्रव्यमान का समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना क्या होता है, आवश्यक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला आपका 34 नंबर प्रश्न बोला आपका, उदासीनी अभिक्रिया क्या है, तो उदासीनी अभिक्रिया क्या है, तो दो उदाहरण दे बोला है ना, तो आम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनाता है, क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाते हैं। इस उदासीनीकरण अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे, है ना। यहाँ पे दिया गया है दो यहाँ पे सूत्र है ना, इसको देखो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग क्या बोला, अगला प्रश्न आपका 35 नंबर बोला है, पाचक एंजाइम क्या कार्य क्या है, मतलब पाचक एंजाइम का क्या कार्य है, तो पाचक एंजाइम का पचाने का कार्य होगा दोस्तों, है ना। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, पाचन एंजाइम उत्प्रेरक क्रिया के द्वारा भोजन के जटिल अवयव को क्या लिखा गया आगे, भोजन के जटिल अवयवों को सरल भागों में खंडित कर देता है, जिससे घुलनशील हो जाता है और शरीर में उसका अवशोषण हो जाता है, ठीक है। तो आपका पाचक एंजाइम का ही कार्य है, तो यही हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोला है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, तो प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क की क्या भूमिका है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मस्तिष्क में मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, ठीक है। मस्तिष्क जो होता है दोस्तों मुड़ी, वह क्या मस्तिष्क जो होता है दोस्तों वह शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है, यह मेरुरज्जु से प्राप्त क्या लिखा गया है, की गई सूचनाओं पर सोचने एवं उसका विश्लेषण करने का कार्य करता है। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रिया के संदेश भेजे जाते हैं, ठीक है। कुछ प्रतिवर्ती क्रिया सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रण होती है। तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का संकुचित होना इसका एक उदाहरण है, ठीक है। ये रहा आपका 36 का उत्तर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 37 नंबर प्रश्न क्या बोला है, डीएनए प्रकृति का प्रजनन क्या महत्व है, तो डीएनए प्रकृति के प्रजनन का महत्व है दोस्तों, डीएनए प्राकृतिक बनने से विभिन्न विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, और विभिन्नताओं से जैव विकास होता है, जैव का क्या होता है, विकास होता है। अगला क्या है, डीएनए प्रकृति बनने से कोशिका विभाजन होती है, जो प्रजनन के लिए अनिवार्य है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 38 नंबर प्रश्न क्या बोला है आपका, बोला है कि परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, अथवा परितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है बोला है, ठीक है। तो अपमार्जक पर्यावरण में पदार्थ के चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। यदि क्या हो जाएगा आगे, यदि अपमार्जक ना हो तो पृथ्वी की सतह पर अपशिष्ट का ढेर लग जाएगा और सभी जैव भू रसायन चक्र बाधित होने लगेंगे तथा पर्यावरण पर प्राकृतिक संतुलन स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाए आपका 38 का आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 39 नंबर प्रश्न क्या बोला है,
बोला है कि कोई दो लंबे वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है ना। लेंस के से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार बोला है। आगे बोला है इसका आवर्धन में ज्ञात करने बोला है, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, तो लेंस का सूत्र बराबर होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है। तो यहाँ बोला 1/v ज्ञात करना, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस का 4 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर क्या हो जाएगा। तो अवतल दर्पण एक तरफ हेडिंग डालेंगे, एक तरफ आप लोग डालेंगे उत्तल दर्पण हेडिंग, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा अवतल दर्पण का, इसमें प्रवर्तक सतह धंसी होती है, ठीक है। और क्या होती है दोस्तों, ऊपरी भाग पर पॉलिश किया रहता है, ठीक है। और वस्तु एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। क्या वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब इसमें बनते हैं, किसमें, अवतल दर्पण में, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसमें प्रवर्तक सतह उभरी होती है और धंसी भाग पर पॉलिश किया रहता है, ठीक है। और हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये था आपका 40 नंबर का उत्तर। हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्या बोला है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। जो तारे दिखते हैं दोस्तों आसमान में, वो क्यों टिमटिमाते हैं बोला है प्रश्न, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, तारे की टिमटिमाना उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण है। क्या अपवर्तनांक के कारण है, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण है। हवा की परतों का घनत्व बदलते रहने के कारण तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस परतों से अपवर्तित होकर अपने मार्ग से क्या हो जाते हैं दोस्तों, से कभी कम विचलित और कभी अधिक विचलित होते हैं। इससे आंखों में प्रकाश की कमी कम पहुंचती है ना। प्रकाश कभी कम पहुंचती है तो कभी अधिक, जिससे तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, ठीक है। ये था आपका 41 नंबर का प्रश्न, जो कि बोला था तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये आपका 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, है ना, जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाएगा इस पर, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग देखते हैं 42 नंबर प्रश्न, क्या बोला, रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। ऐसा ही आप लोग को दिया रहेगा बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, रासायनिक समीकरण दिया रहेगा, है ना, और बोलेगा कि आप लोग इसको संतुलित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया संतुलित करके, ठीक है। तो आप लोग इसको बना लीजिए कॉपी में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर। क्या बोला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनाया जाता है, इसके 3 उपयोग लिखिए बोला है। तो जिस्मस को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणु का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट मतलब हेमी हाइड्रेट CaSO4 2H2O बनाता है, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, तो चिकित्सा के क्षेत्र में टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थित रखने के लिए प्लास्टर करने में, है ना। अगले क्या है, खिलौना बनाने में। और तीसरा हो जाएगा सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। इसी प्रकार आपका 43 का आंसर समाप्त हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 44 नंबर प्रश्न। क्या बोला है आपका, बोला है कि उभयधर्मिक ऑक्साइड क्या है, और किन्हीं 2 उभयधर्मिक ऑक्साइड के उदाहरण दे बोला है ना। तो ऐसी धात्विक ऑक्साइड जिसकी प्रकृति अम्ल तथा क्षारीय दोनों प्रकार की होती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं उष्माक्षेपी उभयधर्मिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, उभयधर्मिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। जो कि आपका उभयधर्मिक ऑक्साइड के 2 उदाहरण हैं, Al2O3 और ZnO, ठीक है। आगे बोला है खनिज एवं आयस्क के अंतर स्पष्ट करें। ये आपका दोस्तों 5 नंबर में पूछा जाएगा इस बार, है ना। क्या बोला आपका, खनिज और आयस्क, इस प्रकार हेडिंग डालना है, ठीक है। और बीच में एक लकीर खींचना है ना। उसके बाद दोनों का क्या क्या कार्य है उसको लिखना है। तो भूप्रटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों यौगिक को खनिज कहते हैं, ठीक है। और सभी खनिज से धातु का निष्कर्षण नहीं होता है, और सभी खनिज आयस्क नहीं है, ठीक है। अगला क्या है, आयस्क, ये खनिज जिसमें धातुएं आसानी से तथा कम खर्चे में प्राप्त किए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, आयस्क कहते हैं। और सभी आयस्कों से धातु का निष्कर्षण हो सकता है, और सभी आयस्क खनिज है, ठीक है। जो सभी आयस्क जो होते हैं दोस्तों वह खनिज होते हैं, ठीक है। अगला क्या है, 45 नंबर प्रश्न का दिया गया है क्या दिया गया, जब एंटी नली रुधिर से स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। तो एंटी नली हार्मोन एड्रेनली ग्रंथि में स्रावित होता है तथा
सीधे रक्त में पहुंचकर पूरे शरीर में फैल जाता है। यह हृदय को प्रभावित करता है, जिससे हृदय की गति तेज हो जाती है ना। हृदय क्या हो जाती है, गति तेज हो जाती है। और क्या हो जाएगा आगे, अब पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, श्वसन दर तेज हो जाती है और पेशियों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। इन परिवर्तनों के कारण जीव का शरीर असामान्य परिस्थिति से निपटने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, अगला क्या बोला है 46 नंबर, दिए गए चित्र में ए और बी नामांकित करे तथा बी के दो कार्य लिखे बोला है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर चित्र दिया गया है, ये दल पत्र है ना, अंडाशय, और अंडाशय के दो कार्य क्या हो जाएगा, यह स्त्री केसर का मुख्य भाग है और दूसरा क्या है, यह निषेचन की क्रिया में मुख्य रूप से भाग लेता है। क्या, निषेचन की क्रिया में मुख्य रूप से भाग लेता है। अब हम लोग चलते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर। क्या बोला 47 नंबर प्रश्न बोला है, श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक जिसके प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, है ना। जब प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे के पहले छोर से तथा दूसरे का दूसरा छोर से तीसरे का पहला छोर से जुड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, है ना दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए, माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इसके बीच विभवांतर V1 V2 एवं V3 है तथा इससे धारा I प्रवाहित होती है। क्या, I प्रवाहित होती है। ठीक है, अतः ओम के नियम से भी बराबर क्या जानते हैं, I इंटू आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 2 3 है ना को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर हो जाएगा आर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, है ना। तो इस फार्मूला हम लोग जोड़ेंगे, इससे क्या हो जाएगा आपका, यदि ए और बी के सिरे के बीच विभवांतर भी एवं धारा I हो तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V बराबर I इंटू आर। तो ये हो जाएगी आपका सत्यापन। ठीक है, ओम का नियम से क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम का सत्यापन। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 48 नंबर प्रश्न बोला है कि विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र। इससे पहले बता दूं कि अगला बार आपका श्रेणी क्रम संयोजन पूछा गया था। ठीक है, इस बार आपका पार्श्व क्रम संयोजन या ओम का नियम पूछेगा, जो कि आपका 5 नंबर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बोलेगा सत्यापन करें। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, पार्श्व क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और ओम के नियम, ये 3 टॉपिक को अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न। क्या बोला, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र क्या है। प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो विद्युत धारावाहिक चालक के प्रति वह समस्त क्षेत्र जिससे उसका चुंबकीय सुई द्वारा आभास किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक मजबूत कार्बोट जिसके बीच में छिद्र रहता है के टुकड़े को क्षैतिज आधार पर रखकर उसके बीच में स्थित छिद्र से एक तांबे का तार लंबवत लगाते हैं। तो इस तरह के सिरों को एक कुंजी एवं बैटरी के थ्रू से जोड़ देते हैं। तो कार्बोबोर्ड के टुकड़े पर समान रूप से लोहे की कुछ कतरने फैला देता है, तो कुंजी को दोबारा धारा प्रवाहित करते हैं और साथ ही साथ कार्बोबोर्ड को हाथ से थपथपाते भी है। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आगे क्या बोला, हम देखते हैं कि लोहे की कतरने समकेंद्रीय वृत्तों में अवस्थित हो जाती है। अतः प्रयोग से निष्कर्षण निकलता है कि चालक की समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा बल रेखाओं की दिशा समकेंद्रीय होती है। क्या होती है, समकेंद्रीय होती है। अगला देखते हैं 49 नंबर। क्या बोला है, धातु एवं अधातु में कोई 3 भौतिक एवं कोई 2 रासायनिक अंतर दीजिए। यही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस बार नहीं पूछ सकता है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं 50 नंबर प्रश्न। क्या बोला है, क्या बोला है, समन्वयता किसे कहते हैं, और ब्यूटेन एवं पेंटेन के क्या बोला है, समन्वयकों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। तो ऐसे विभिन्न यौगिक जिसका अनुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो तो संरचनात्मक समन्वय अर्थात समन्वय कहलाते हैं और इस घटनाक्रम को समन्वयता कहते हैं, है ना। यहाँ पे ब्यूटेन
और पेंटेन के यहाँ पे संरचनात्मक सूत्र दिया गया है दोस्तों, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 52 नंबर प्रश्न। क्या बोला है? आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है? तो ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होते रहते हैं उन्हें आनुवंशिकता गुण या लक्षण कहते हैं। इस परिघटना को आनुवंशिकता कहते हैं, ठीक है। आनुवंशिकता में डीएनए की भूमिका क्या होती है दोस्तों? डीएनए एक आनुवंशिकता पदार्थ है जिसके नाइट्रोजन युद्ध क्षार की व्यवस्था में सभी आनुवंशिक सूचनाएं कूटबद्ध होती है। क्या होती है? कूटबद्ध होती है। डीएनए द्विगुण की क्षमता होती है जिसके कारण अपने जैसे दूसरी अनुकृत या दूसरा डीएनए बना लेता है। आनुवंशिकता सूचनाओं को कई कोशिकाओं या क्या लिखा है आगे, अगली पीढ़ी में पहुंचाने के लिए यह क्रिया आवश्यक होता है, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा आपका तीसरा नंबर में क्रेंसी ओवर के कारण पुनर्योजन की क्रिया होती है ना। डीएनए के की क्या लिखा गया है? न्यूक्लियोटाइड के क्रम अथवा उनकी संख्या परिवर्तन होने से उत्सर्जित होते हैं, है ना, जिससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। डीएनए प्रतिलेखन द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है। प्रोटीन के संश्लेषण के आरएनए की महत्वपूर्ण भूमिका है ना। ये था आपका 52 वेरी वेरी मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें आपका बताया गया कौन कौन सा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे इससे और इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।